पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मैं तब तक जिंदा हूं जब तक पीएम मोदी सत्ता से बाहर नहीं हो जाते, उन्होंने बयान दिया। उसके बाद अगला बयान उनका दिखाते हैं जो स्पेसिफिकली पीएम पर है, उस पर आप जवाब दीजिएगा। अगर हमें विपक्ष को 20 सीटें आ जाती तो ये सारे लोग जेल में होते। रावण से भी उन्होंने तुलना की। क्योंकि हमारे ग्राफिक्स आज बहुत धीरे चल रहे हैं तो आप जवाब दे दीजिए। मैं आपसे सीधा सवाल ही पूछ लेती हूँ। ये एक के बाद एक पीएम को टारगेट करते हुए आपके अध्यक्ष के बयान है, जिसकी वजह से ये बवाल इतना बढ़ गया है। क्या है आप लोगों का इस पर क्या राय है? क्या ऐसे बयानों से बचना ठीक नहीं होगा? क्या जिंदगी और मौत को सीधा किसी की सत्ता में रहने ना रहने से जोड़ना सही है? रुक तेरे को बता देती। अंजना जी, जम्मू कश्मीर और हरियाणा की हार को प्रत्यक्ष सामने खड़े देखकर ये इनके इन प्रकार किसी भी तरीके से जो जमीनी मुद्दों पर टिका हुआ चुनाव है उसको हिलाने के लिए, उसको बरगलाने के लिए जिस कदर अमित शाह उल जलूल बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं, जिस तरह से किसी भी तरीके की अनर्गल टिप्पणी करने पर उतारू हो गए हैं, उसे सुनकर मुझे तो हंसी भी नहीं आती, मुझे दया आती। और उसी के साथ साथ थोड़ा सा दुख भी होता है, क्षोभ होता है इस बात का कि देश की सत्ता की कुर्सी पर ऐसे लोग काबिज हैं जिन्हें लोकतंत्र का ला नहीं मालूम और संविधान का सा नहीं मालूम। तो देखिए, समस्या ये है कि केवल एक तानाशाह ही ये सोच सकता है कि अगर वो सत्ता की कुर्सी पर बैठ गया है, अगर सत्ता उसके पास आ गई है, अगर वो प्रधानमंत्री या गृह मंत्री बन गया है, तो उसको हटाने की बात ही नहीं की जा सकती। सही पकड़े हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजनेता जो लोकतांत्रिक मूल्यों में, संवैधानिक मूल्यों में विश्वास रखता है, वो तो भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती को भी पहचानेगा ना अंजना जी। वो ये मानेगा कि आज अगर वो राजा समझ रहा है अपने आप को, तो जनता ऐसे चुटकियों में उसे रंग भी बना सकती है। और वही जम्मू कश्मीर और हरियाणा में होने वाला है, 8 तारीख को पता चल जाएगा। तो ये हार की बौखलाहट है, जिसके कारण मैं कहूंगी कि एक अच्छी टिप्पणी को संदर्भ से हटाकर किसी न किसी तरीके से कुतर्क किया जा रहा है। देखिए क्या कहा खड़गे जी ने। खड़गे जी ने कहा कि मेरा 83वां साल चल रहा है और जब तक हम मोदी को हटाएंगे नहीं, मैं जिंदा रहूंगा। आगे की बात भी सुनिए। जनता सामने बैठी थी, जनता से कहा आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपके हक की बात करूंगा, आपके लिए लड़ूंगा। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि सबसे ज्यादा जनवादी बात, देशभक्ति की बात वो खड़गे जी ने कल की, लेकिन इनको बुरी इसलिए लग गई क्योंकि इन्हें लगता है कि सत्ता जो है ना, इनकी बपौती है, इनके बाप दादा की जागीर है, जो कोई छीन नहीं सकता, जो कोई हटा नहीं सकता। और जहां तक आपने वक्तव्यों की बात की, मैं जानना चाहती हूँ क्या, कैसे, किन वक्तव्यों की बात आप पूछ रहे हैं अंजना जी? जब नोटबंदी हुई, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा कि जीडीपी 2% आके गिरेगी, तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही पूर्व प्रधानमंत्री बाथरूम में कैसे नहाते हैं, इस किस्म की टिप्पणी की थी कि नहीं की? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। एक पूरी कौम की तुलना कुत्ते के पिल्ले से की थी कि नहीं की? संसद के भीतर खड़े होकर एक दूसरी महिला सांसद को राक्षसी और शूर्पणखा कहा था कि नहीं कहा? एक शहीद प्रधानमंत्री की पत्नी को, जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष भी थी, यूपी की चेयरपर्सन भी थी, कांग्रेस की विधवा और जर्सी गाय, कहा था कि नहीं कहा? कांग्रेस के हाथ के निशान को खूनी पंजा कहा था कि नहीं कहा था? तो किसने क्या कहा, किसने नहीं कहा, ये बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। मैं एक लाइन और बोल दूं तो मैं कथनी पर नहीं जाती, मैं करनी पर जाती हूँ। गौरव भाटिया जी ने यहाँ पर कहा विकसित भारत बनाएंगे। वैसे ही विकसित भारत बनेगा 47 में, जैसे 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो रही थी। एनएसएसओ का आंकड़ा कहता है कि 27 रुपया प्रतिदिन किसान कमा रहे हैं। वैसे ही विकसित भारत बनाएंगे जहां पर छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों के प्रति अपराध 98% बढ़ गए मोदी जी के कार्यकाल में, जहां 15,000 नौजवान हर साल आत्महत्या करता है, जहां पर सैनिकों को मजदूर बनाया जा रहा है अग्निवीर योजना के तहत, जहां पर किसानों की लाचारी इतनी बढ़ गई, काले कानून का विरोध करते हुए 750 किसानों ने शहीदी दे दी, लेकिन उसके बाद भी इनकी सांसद अभी फिर कह रही कि काले कानून वापस आएंगे, वो निकाल ही नहीं जा रही। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। जहां पर एफडीआई गिरती जा रही है, रुपए का मूल्य गिरता जा रहा है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता जा रहा है, तो ऐसा, बीच में बोलिए, ऐसा विकसित भारत जहां पर शौचालय है पर पानी नहीं, सिलेंडर है पर गैस नहीं, डिग्री है पर नौकरी नहीं, गाड़ी है, स्कूटर है पर भरवाने के लिए तेल और डीजल नहीं, पेट्रोल नहीं, तो ऐसे विकसित, असल में विकसित भारत का सबसे बड़ा रोड़ा ही मोदी जी है। अब अगले राउंड के लिए आप वेट कीजिए। गौरव भाटिया जी, भारत विकसित होगा नहीं।
शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। आप ही लोग थे ना जो कहते हैं कि अगर कोई महिला हिम्मत दिखाकर बाहर आती है बोलने की तो उसको साथ देना चाहिए, उसका हिम्मत बढ़ाना चाहिए, ना कि अपनी पार्टी लाइन की वजह से उसी पर टूट पड़े। अंजना जी, अच्छा लगा जब आपने आज महिलाओं के हक की बात की। मुझे लगता है कि महिलाएं चाहे किसी भी पार्टी में हो, यदि उनके साथ किसी भी तरीके की गलत बात होती है, यदि उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है, तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे तो लगता है सबसे पहली कार्रवाई तो उस महिला को स्वयं करनी चाहिए। जिन लोगों ने भी बदतमीजी की, बड़े से बड़ा नेता क्यों ना हो, सबसे पहले निकलकर बाहर उनके खिलाफ FIR करनी चाहिए, उनको कोशिश करनी चाहिए जेल की हवा खिलाई जाए। आरोपों को सत्यापित करने के लिए भी मैं कहूंगी उसकी कोई जरूरत नहीं। वही मुझे लगता है कहीं ना कहीं बिल्किस बानो के साथ भी होना चाहिए। बिल्किस बानो दर दर की ठोकरें खाती रही, कितने साल इंसाफ का इंतजार किया, हम सबको मालूम। वही बात विनेश फोगाट के लिए भी होनी चाहिए। बृजभूषण शरण सिंह को संरक्षण देकर भारतीय जनता पार्टी, मोदी और अमित शाह जी ने कुचलवाया, पेट पे लाते पड़वाई, बाल पकड़कर घसीटवाया उन पहलवानों को जो देश के लिए सबसे बड़ा सम्मान लेकर आते। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? जब वो पेरिस के ओलंपिक में विनेश फोगाट नहीं जीत पाई 100 ग्राम वजन की वजह से, तो ये जो दिखा रहे थे ना अभी मुझे 2-4 तस्वीरें, इनकी पूरी भाजपा की ट्रोल आर्मी ने विनेश फोगाट का केवल मैं कहूंगी कि कहीं ना कहीं मान हरण नहीं किया, बल्कि देश का भी किया। वही बात मैं थोड़ा सा और आगे ले जाती हूँ, प्रधानमंत्री मोदी पर भी आ जाती हूँ। दीदी और दीदी, याद होगी ये ताली किसने कहा था? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने कहा? देखिए, तभी मैंने आपसे कहा कि अगर आप कथनी पर जाएंगी तो बहुत लंबी फहरिस्त है। मणिशंकर अय्यर ने अपशब्द कहे प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, हमने उनको निलंबित किया। किसी एक नेता को बताइए जिसने निलंबित किया। और आप कांग्रेस पार्टी छोड़िए, महात्मा गांधी के खिलाफ नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन करने वाली प्रज्ञा ठाकुर को इन लोगों ने सर पर बिठाया, सांसद की टिकट दी, चुनाव जितवाया। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो ये आप बात मत करिए आ जाकर। आपने शेर सुनाया, मैं आपको भी सुनाना चाहती हूँ। दूसरों पर अगर तबसरा कीजिए, पहले आईना रख लिया कीजिए। और अगर ज्यादा मुश्किल लगाओ तो साधारण शब्दों में भी कहती हूँ, सुनो, आईना जब उठाया करो, पहले देखो फिर दिखाया करो। अच्छा, अभी महिलाओं की बात से थोड़ा सा और मैं इतर आकर बात करना चाहती हूँ। भाई, आप ये कह रहे हैं मोदी जी मोदी जी मोदी जी, बड़ा अच्छा लगता है सुन के, मोदी जी बहुत अच्छी बात। पर मैं फिर से कहूंगी कि लोकतांत्रिक मूल्य देश के यही कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति सत्ता पर रह सकता है और उसको हटाने की बात की जा सकती है। हमने किसी को जान से मारने की बात नहीं की। भारतीय जनता पार्टी के नेता गाली देकर कहते थे गोली मारो, मैं उस गाली को यहाँ पर देना नहीं चाहती, मुंह से अपने निकालना नहीं चाहती। यही नेता थे भारतीय जनता पार्टी के जो लगातार हेट स्पीच देते हैं चुनाव में। इनको सुप्रीम कोर्ट तक से इंडाइट किया जाता। मैं तो वो हेट स्पीच के शब्द भी नहीं बोलना चाहती। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ना बताइए ना, राहुल जी को क्या बोलने की जरूरत है कि राम मंदिर में जिनको आना था उन्हें नहीं बुलाया, अमिताभ बच्चन आ गए, नाच गाना हो रहा था, मीडिया वाले आ कर रहे थे। ये क्या तरीका है? क्या अपनी लकीर वो लंबी खींचने के लिए दूसरे की लकीर मिटाना, दूसरे के लिए अपशब्द बोलना, एक धर्म को पूरी तरह से अपमानित करना, इस तरह की बात बोलकर, वो सबके राम थे। अगर वहां अमिताभ बच्चन गए थे तो वहां बहुत सारे साधु संत भी गए थे। कौन गया नहीं गया उन पर टारगेट करने के लिए आप पूरे उस प्रतिष्ठान पर। ये अच्छी बात है कि फैजाबाद में बीजेपी को समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने हराया है, लेकिन वो अलग चीज है। बार बार इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना आपको लगता है ये शोभनीय है आपके नेता के लिए, जो अब इस देश के नेता विपक्ष है? वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। अंजना जी, मैं पहली बात तो आपके इस निष्कर्ष से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। प्राण प्रतिष्ठा एक बहुत आस्था से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा मुझे लगता है उत्सव होता है। और उस प्राण प्रतिष्ठा को एक राजनीतिक चोगा पहनाकर कहीं ना कहीं स्पेक्टिकल बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया और वो पूरे देश ने देखा। उसके बाद चुनाव हुए, जनता जनार्दन ने जो समझा उसके आधार पर वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी वहां पर हारी। तो कृपया इस तरीके का निष्कर्ष ना निकालें कि कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस का कोई भी नेता जो है वो रामलला के सम्मान में या राम मंदिर के सम्मान में बात नहीं कहता, अपमान करता है। मुझे लगता है मैं फिर से उसी बात पे आऊंगी, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अरे आपने इतना भ्रष्टाचार किया कि यहाँ पर
रामलला के गर्भगृह में पानी भर गया, उस पर कोई जवाब नहीं दे पाए। वहां पानी भरा, यहाँ इनके मुंह में दही भर गया, कुछ नहीं कर पाए। आपको याद होगा महाभारत में कहा गया था अश्वत्थामा मारा गया, और उसके बाद ये पता चला कि अश्वत्थामा हाथी था। वो अश्वत्थामा के बारे में बात नहीं की गई और ये कहा गया कि अर्ध सत्य भी असत्य होता है। तो गौरव भाटिया जी की ना बड़ी ये कलाकारी है कि दूसरे पर आरोप लगाओ, हिट एंड रन करो। मैं ये दिखाना चाहती हूँ ये खेल शुरू कहाँ से हुआ। ये गौरव ट्वीट है जिसमें राहुल गांधी की फोटो लगा रहे सद्दाम हुसैन के साथ और दिखा रहे हैं और कह रहे हैं शेम टू शेम, बिल्कुल एक जैसे। और इसके बाद से ये सीरीज शुरू हो गई जिसमें तमाम लोगों ने तमाम लोगों के साथ फोटो दिखाई और कहा शेम टू शेम। उसमें गौरव भाटिया जी के लिए भी कई किस्म की तस्वीरें दिखाई गई। हालांकि मैं व्यक्तिगत नहीं होना चाहती हूँ, ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि इनके बारे में भारतीय जनता पार्टी और तमाम विपक्ष क्या सोचता है, इनकी खुद की पार्टी क्या सोचती है। गजब बेइज्जती है। बहरहाल वो चर्चा का विषय नहीं है। अब मैं आगे आ जाती हूँ। आपने मुझसे सिलसिलेवार तरीके से कुछ सवाल पूछे। ये कहा गया कि कलकत्ता में जो एक जघन्य अपराध हुआ, राहुल गांधी उस पर कुछ नहीं बोले। राहुल गांधी सबसे पहले नेता थे जिन्होंने उस पर ट्वीट किया और स्पष्ट तौर पर कहा कि जो स्थानीय प्रशासन है उसकी जिम्मेदारी है। मैंने आपके शो पर वो पूरा ट्वीट पढ़कर भी सुनाया था, अगर आप चाहें मैं दोबारा कर सकती हूँ। पर मैं तो जानना चाहती हूँ कि मोदी जी मणिपुर कब जाएंगे। 17-18 महीने से मणिपुर जल रहा है। वहां पर पिछले 15-20 दिनों में 12-13 मौत हो चुकी है, लेकिन वहां जाने की कोई सुध नहीं है। मोदी जी चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। आपने मुझसे 2-3 सवाल और पूछे, मैं जल्दी जल्दी से सबके जवाब दूंगी, फिर आप इनके पास जाइए। अनुच्छेद 370 पर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड भी बता दीजिएगा रागिनी जी। ठीक है, उसके लिए चलिए उस पर आ जाती हूँ। पहले देखिए 370 इतना इन्होंने हड़कंप मचाया, बीच में ना बोले। उसके बावजूद लोकसभा का चुनाव हुआ तो इनकी हिम्मत नहीं हुई एक लोकसभा की सीट कश्मीर में ये चुनाव लड़े। अच्छा, विधानसभा के चुनाव पर आ जाते। जम्मू कश्मीर में अपनी प्रत्याशियों की सूची निकाली, अगले ही दिन वापस लेनी पड़ गई। हरियाणा पर भी आ जाती। हरियाणा में 10 साल में 5 प्रदेश अध्यक्ष इनको बदलने पड़ गए, 2 मुख्यमंत्री बदलने पड़ गए। जो अभी मुख्यमंत्री साहब है उन्होंने 4 सीट बदल ली, 2 बार इन्होंने चुनाव की तारीख बदल ली। 36 इनके विधायक, सांसद और मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी ही बदल ली चुनाव से पहले। और अब ये बात कर रहे हैं कि मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े कारनामे किए। मैंने तानाशाह शब्द का क्यों प्रयोग किया, मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, यही समस्या होती है कि जब आपको लगता है ना कि सत्ता पर आप काबिज हो गए तो बस वो कुर्सी आप पकड़कर बैठ गए, कोई हिला नहीं सकता। तो ऐसा ही विरोध होता है जैसा मैंने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर में हुआ, हरियाणा में हुआ। और आपके जो घटक दल के ठगबंधन के साथी हैं एनडीए के, वो भी ये नहीं कर पा रहे हैं। तो 100 दिन हुए नहीं, 5 बड़े यूटर्न उनको लेने पड़ गए। क्या बात कर रहे हैं? क्यों भैया आपने लेटरल एंट्री पे यूटर्न लिया? क्योंकि आपका तानाशाही वाला रवैया होता है, आप अपने लोगों से बातचीत नहीं करते। आपको वक्फ बोर्ड के बिल पर यूटर्न लेना पड़ा, आपको ब्रॉडकास्टिंग बिल पर यूटर्न लेना पड़ा, आपको इंडेक्सेशन पर यूटर्न लेना पड़ा। ये सारे जमीनी मुद्दे हैं अंजना जी। और आप जब जब मुझसे सवाल पूछेंगी ना, आप धर्म की तरफ बात करवाएंगी, आप कहेंगी कि उसने इसको क्या कहा, उसने क्या कहा। मैं कहूंगी जमीन से जुड़े मुद्दे की बात कीजिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।